हेलो गाइस। आज का एपिसोड। दोपहर के 2:30 बजे सुकून के कमरे का दरवाजा खुला और अरमान बाहर आया। बाहर खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह अजीब तरह से जनार्दन जी को घूरने लगा, जो कि अपने हाथ में छड़ी पकड़कर दरवाजे को इस तरह से घूर रहे थे जैसे दरवाजे के अंदर कोई बम प्लांट हो। अरमान ने जनार्दन जी को घूरते हुए कहा, लगता है आपको मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, क्योंकि सुबह से आपकी हरकतें किसी पागल से कम नहीं है। वहीं अरमान की आवाज सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान को देखा। वह पिछले 5 घंटों से यहीं पर बैठे हुए थे। उन्हें आयशा जी, लीना जी ने काफी समझाया पर वह मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में थक हार कर लीना जी उनके लिए यहाँ एक कुर्सी रख दी थी, जिस पर जनार्दन जी पिछले 3 घंटों से बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए और अपनी छड़ी पटकते हुए अरमान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। अरमान किसी पत्थर की तरह उनके सामने खड़ा था, जिससे उन्हें कमरे के अंदर की सुकून नजर नहीं आ रही थी। जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, तुम नालायक लड़के, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? अरमान ने बेशर्मी के साथ कहा, आपको नहीं पता दादाजी, कमरे के अंदर एक जवान लड़का और एक जवान लड़की क्या करते हैं? अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हें बेशर्मी की कोई ट्रेनिंग दी गई है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से इतने बड़े इंसान के सामने इस तरह की बातें करते हुए? अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कम ऑन दादाजी, इस बात में कैसी शर्म? ये तो प्रैक्टिकल की है। अगर हम शर्म करने लगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर किसी को बच्चे ही नहीं होंगे। अरमान काफी बेशर्मी से ये सब कह रहा था। वही जनार्दन जी का चेहरा जैसे जैसे अरमान बात कर रहा था गुस्से से काला पड़ रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम अभी के अभी मेरे सामने से हटो, मुझे मेरी प्रिंसेस को देखना है। अरमान ने उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होते हुए कहा, दादाजी, मेरी एंजल काफी थक गई है, वह मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है ना, तो अब आप उसे परेशान मत कीजिए। अरमान काफी ज्यादा जनार्दन जी को परेशान करने के लिए ये सब कह रहा था। वही जनार्दन जी गुस्से से अरमान को घूर रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यह नालायक लड़का मेरे सामने इस तरह की बातें करने में नहीं शर्म आता, फिर मेरी मासूम सी बच्ची का क्या हाल क्या होगा? इसने जनार्दन जी को सुकून की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें अरमान पर भरोसा था कि वह कुछ गलत नहीं करेगा, पर आखिर एक दादा का दिल अपनी पोती के लिए परेशान कैसे ना होता? जनार्दन जी ने थोड़े शांत लहजे में कहा, अरमान प्लीज मेरे आगे से हटो, मुझे देखने दो मेरी मासूम सी परी को। अरमान ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, दादाजी वह सो रही है, आपको अगर उससे मिलना है तो उसके जागने का इंतजार कीजिए, तब तक मैं आपको कमरे में नहीं जाने दूंगा। आखिर में अरमान के आगे जनार्दन जी की नहीं चली और वह गुस्से से छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। वही जनार्दन जी के जाने के बाद अरमान के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसे जनार्दन जी को परेशान करने में बहुत मजा आता था। अरमान का यह मजाकिया अंदाज सिर्फ जनार्दन जी के सामने आगे आता था, वरना बाकियों के साथ वह सिर्फ गुस्से से बात करता था। अरमान वापस कमरे के अंदर आया। इस वक्त सुकून चद्दर के नीचे आराम से सो रही थी। अरमान ने सुकून को कुछ भी नहीं पहनाया था, यही वजह थी कि वह जनार्दन जी को अंदर नहीं आने दे सकता था। जनार्दन जी के कमरे में इस वक्त विशाखा जी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, जो किसी महाराजा के युद्ध के बारे में थी। उन्होंने जब जनार्दन जी को इस तरह से कमरे में लगातार चलते हुए देखा, तब उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, क्या हुआ है आपको और आप इतनी देर से कहाँ थे? विशाखा जी के पूछते ही जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, आप में से किसी को तो कोई चिंता ही नहीं है हमारी प्रिंसेस की। हम सुकून के कमरे के बाहर खड़े थे, वह अरमान नालायक पिछले 4 घंटे से पता नहीं मेरी पोती के साथ अंदर क्या कर रहा था। अगर उसने मेरी बच्ची का फायदा उठा लिया तो
जनार्दन जी की बात सुनकर विशाखा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, लगता है बुढ़ापे का असर आप पर अब दिखने लगा है। अरमान की तरह ही विशाखा जी को अपनी उम्र पर कमेंट करता देख जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, आपने भी हमें उस नालायक अरमान की तरह बुढ़ा कहा। विशाखा जी ने हंसते हुए कहा, मतलब हमारे दामाद ने भी आपको बुढ़ा कहा? वैसे उसने सच ही कहा, आप आजकल कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे हैं, बिल्कुल ना 90s बुढ़ों की तरह। इतना कहकर विशाखा जी हंसने लगी। विशाखा जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और आपको हमारा मजाक उड़ाना है? आप ही सोचिए, हमारी प्रिंसेस अभी कितनी छोटी है, उन्हें अभी अभी 18 साल पूरे हुए हैं और 18 साल होते ही वह अरमान उसे अपने साथ लेकर चला गया और अब वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। विशाखा जी ने जनार्दन जी को शांत कराते हुए कहा, देखिए हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि सुकून के अंदर आपकी जान बसती है, पर आप ये भी जानते हैं कि बचपन से अरमान ने सुकून का ख्याल एक माता पिता की तरह रखा है। अरमान सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, और जब हमारी प्रिंसेस अरमान के साथ होती है वह हमारे साथ होने से ज्यादा खुश होती है। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी कि हमारी बच्ची के लिए इतना केयरिंग, लविंग और अच्छा पार्टनर उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास है। आपको खुश होना चाहिए, अरमान जैसा अच्छा इंसान हमारी प्रिंसेस को पसंद करता है। अरमान आज की पीढ़ी से बिल्कुल अलग है, जहां एक लड़का कभी किसी एक लड़की के पीछे नहीं रहता। अरमान बचपन से सुकून के अलावा ढंग से किसी और लड़की के साथ बात भी नहीं करता। अरमान की दुनिया सिर्फ हमारी प्रिंसेस के इर्द गिर्द घूमती है। विशाखा जी की बात सुनकर जनार्दन जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने आज तक अरमान को किसी से सीधे मुंह बात करते हुए नहीं देखा था, पर वही अरमान जो किसी से ढंग से बात नहीं करता था, सुकून के सामने आते ही उसका लहजा अपने आप नर्म पड़ जाता था। जनार्दन जी को सोच में गुम देख विशाखा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, और आप जो कह रहे थे कि अरमान हमारी प्रिंसेस का फायदा उठाएगा, तो आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अरमान ने बचपन में ही कहा था कि प्रिंसेस उसकी है। अगर उन दोनों के बीच अब कुछ हो भी जाता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते और यह सब आजकल नॉर्मल है। पर हमें अरमान पर भरोसा है, अगर वो कुछ करेगा तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। हमने अरमान को हमेशा एक समझदार बच्चे की तरह बिहेव करता देखा है, उसने कभी अपना बचपना जिया ही नहीं, इसलिए उसके अंदर समझदारी है, तो हमें हमारी प्रिंसेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, आप ऐसे कैसे कह सकती है कि अगर उनके बीच कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? पर पड़ता है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। विशाखा जी ने फिर से जनार्दन जी को समझाते हुए कहा, देखिए आजकल दुनिया बदल रही है, आजकल तो बच्चे शादी से पहले लिव इन में रहते हैं ताकि वह एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। और जहां तक बात रही हमारी प्रिंसेस की, तो अरमान से ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता। अरमान ने उसे बचपन से पाला है, हमसे ज्यादा सुकून अरमान पर डिपेंड है। अरमान सुकून की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता और आप अरमान पर शक कैसे कर सकते हैं? विशाखा जी के इतने समझाने के बाद भी जनार्दन जी मानने को तैयार ही नहीं थे। वह बार बार यही कह रहे थे कि अरमान उनकी प्रिंसेस के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता। आखिर में विशाखा जी ने थक हार कर हार मानते हुए कहा, देखिए अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सच में बुढ़ापे के कारण सठिया चुके हैं। इतना कहकर विशाखा जी कमरे से बाहर निकल गई। वही जनार्दन जी गुस्से से विशाखा जी को जाते हुए घूर रहे थे। उन्होंने कमरे में गुस्से से चक्कर लगाते हुए कहा, किसी को चिंता नहीं है, मेरी प्रिंसेस की बस में ही एक हूँ जो पागल हो गया हूँ। इन सबको यही लगता है ना, तो यही सही, पर मैं अरमान को छोड़ूंगा नहीं। बेशर्म लड़का मेरे सामने कितनी वाहियात बातें कर रहा था, उसे शर्म भी नहीं आती। पता नहीं इस अशोक ने बचपन से उसे क्या खिला खिलाकर बड़ा किया है जो यह इतना बेशर्म हो गया।
तभी उनके दिमाग में ख्याल आया। उन्होंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर अशोक राठौड़ को कॉल कर दिया। उधर से अशोक जी ने फोन उठाते ही हंसते हुए कहा, क्या हुआ बुढ़े, तुझे यह मेरी याद कैसे आई? वही सुबह से खुद के लिए बुढ़ा सुन सुनकर जनार्दन जी परेशान हो चुके थे। उन्होंने गुस्से से कहा, अशोक बुढ़ा तू हो चुका है? जनार्दन जी की आवाज में परेशानी और इरिटेशन महसूस करते हुए अशोक जी हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे अलावा भी किसने तुझे बुढ़ा कहा, बता अब सच सच। इतना कहकर अशोक जी हंसने लगे। वही अशोक जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने हैरानी से कहा, तुझे कैसे पता? अशोक जी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तेरी आवाज में गुस्सा और इरिटेशन साफ साफ झलक रही थी, जिस वजह से मैं समझ गया। अशोक जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने कहा, अब ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तू अपने इस नालायक पोते अरमान को बचपन में क्या खिलाता था? जनार्दन जी की बात सुनकर अशोक जी ने हैरानी से कहा, और ये तुझे क्यों जानना है? जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम्हारा पोता बेशर्मी में पीएचडी कर चुका है। तुम्हें पता नहीं है वह मेरे सामने कितनी वाहियात बातें कह रहा था। अशोक जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, बता बता कैसे बातें कह रहा था? जनार्दन जी ने अरमान ने जो जो उनसे कहा था सब कुछ अशोक जी को बता दिया। अशोक जी और जनार्दन जी लंगोटिया यार थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से सभी बातें शेयर करते थे। जनार्दन जी की बात सुनकर अशोक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में हल्की नमी आ गई। उनका पोता जो किसी के साथ गिनकर कुछ शब्द में बात करता था, वह जनार्दन जी के साथ बच्चों की तरह लड़ता था। ये बात अशोक जी अच्छे से जानते थे। अशोक जी ने अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, जनार्दन क्या सच में अरमान ने इस तरह की बातें की? अशोक जी की आवाज में भारीपन जनार्दन जी ने जैसे ही महसूस किया, उन्होंने कहा, क्या हुआ? अशोक जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि अरमान घर पर गिनकर 2 या 3 शब्द में बात करता है, पर जब भी वह तुम्हारे साथ लड़ता है खुद एक बच्चा बन जाता है। मैंने अपने बच्चे को बचपन जीते हुए नहीं देखा, पर वह तुम्हारे साथ लड़ाई में ही सही अपना बचपना दिखा देता है। अशोक जी की बात सुनकर जनार्दन जी को भी याद किया कि जैसे अरमान उनके साथ लड़ाई करता है और मजाक करता है, उस तरह से वो किसी के साथ नहीं करता। उन्होंने मन ही मन कहा, अशोक सच कह रहा है। फिर भी उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, तो क्या हुआ? पर उस लड़के को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, किस तरह की बेशर्मी भरी बातें मेरे साथ वह कर रहा था। अशोक जी ने हंसते हुए कहा, तो तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जबकि अरमान और सुकून बचपन से ही साथ है और हम सब जानते हैं कि इन दोनों की आज नहीं तो कल हमें शादी करवानी है। जनार्दन जी ने अशोक जी की बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ? शादी हुई तो नहीं है, पहले ही वो मेरी प्रिंसेस के साथ एक कमरे में रहता है, और अब मुझे इस तरह की बातें आकर कहेगा तो मेरा दिल तो परेशान होगा ही न। आखिर वह मेरी इकलौती प्रिंसेस है। अशोक जी ने जनार्दन जी को समझाते हुए कहा, जनार्दन मैं जानता हूँ एक बेटी का दादा होने के नाते तुम्हारी चिंता करना जायज है, पर मेरी बात का यकीन मानो। मेरा पोता भले ही बोलने में कड़वा हो और किसी की बात ना सुनता हो, पर मुझे इतना यकीन है कि मेरा पोता सुकून के साथ तो कभी गलत नहीं कर सकता। उसकी जान बसती है सुकून में। मैंने बचपन से कभी उसे किसी के लिए इतनी चिंता करते हुए नहीं देखा, पर जब भी बात सुकून की आती है, मेरा पोता एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है, वरना वह बचपन से एक रोबोट ही बन चुका है, जिसके लिए उसकी दुनिया काम से लेकर काम पर ही खत्म होती है। अशोक जी की बात सुनकर जनार्दन जी ने कहा, मैं जानता हूँ वह मेरी प्रिंसेस की बहुत कदर करता है, और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार भी उससे करता है, पर एक दादा का दिल तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भी 2 पोतियां है और दोनों मेरी ही बहू बनने वाली है, तो अगर मेरे दोनों पोते तुम्हारे सामने आकर इस तरह की बातें करेंगे तो तुम्हारा दिल कैसे करेगा? जनार्दन जी की बात सुनकर अशोक जी ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे अगर कार्तिक और रोहन ने मेरे सामने इस तरह की बातें की तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी ही परदादा बन जाऊंगा।
अशोक जी ने हंसते हुए कहा। अशोक जी की बात सुनकर जनार्दन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अशोक जी ने फोन पर हंसते हुए कहा, अपना मुंह बंद कर। जनार्दन जी ने हैरानी से कहा, तुझे कैसे पता? अशोक जी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी हरकतें मुझसे बेहतर कौन समझता होगा। कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद दोनों ने फोन कट कर दिया। जनार्दन जी ने फोन कट करने के बाद कहा, इस बुढ़े ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, इसके नालायक पोती का इंतजाम तो मुझे ही करना होगा। इतना कहकर जनार्दन जी अपने कमरे से बाहर निकल गए। अब तक शाम के 5 बजे बज चुके थे। सुकून भी उठकर बैठ गई थी। अरमान ने उसे उसके कपड़े पहना दिए थे। इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था, क्योंकि उसे उसकी बॉडी में काफी पेन महसूस हो रहा था, और सबसे ज्यादा वह गुस्सा इस बात से थी कि अरमान ने उसे कई जगह पर बाइट मार्क दिए थे, जो कि नाजुक सुकून की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। और सुकून अपनी क्यूटनेस को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, जिस वजह से उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अरमान से बात नहीं कर रही थी। अरमान भी चुपचाप उसके गुस्से को सहन कर रहा था, क्योंकि वह जानता था सुकून अपनी क्यूटनेस को लेकर कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। कुछ देर बाद सुकून को गोद में लेकर लिविंग रूम आया। वहाँ सभी लोग मौजूद थे। अरमान को इस तरह सुकून को गोद में लाता देख कार्तिक ने चिंता करते हुए कहा, तुम प्रिंसेस को इस तरह से क्यों लाए हो? क्या इसे चोट लगी है? अरमान ने कुछ नहीं कहा। वही सुकून ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, भैया सुकून के पैर दुख रहे थे, इसलिए मिस्टर हैंडसम सुकून को उठाकर लाए हैं। सुकून को चोट नहीं लगी है। सुकून की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराने लगा। वही जनार्दन जी अरमान को जानी दुश्मन की तरह घूर रहे थे। अरमान भी उन्हें उसी तरह से बदले में घूर रहा था। दोनों का कोल्ड वार देखकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। आज अरमान और सुकून कपूर विला ही रुकने वाले थे। सुकून ने कुछ खाने के लिए उठाया, वह काफी स्पाइसी था, जिस वजह से सुकून के होठों में लगे हुए कट पर उसे काफी जलन महसूस हुई और उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसके बगल में ही बैठे अरमान ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। वही जनार्दन जी ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? सुकून ने अरमान को घूरते हुए कहा, दादू मिस्टर हैंडसम में सुकून के लिप्स पर काटा। सुकून की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। वहीं अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वही बाकी सब ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अरमान उनके सामने कई बार सुकून को किस कर चुका था। पर उन्हें सुकून की बेवकूफी पर हंसी भी आ रही थी। वही जनार्दन जी के अंदर का प्रोटेक्टिव दादा जाग चुका था। उन्होंने अरमान पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, तुमने मेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाई। जनार्दन जी की बात में घी डालते हुए सुकून ने मासूमियत से कहा, मिस्टर हैंडसम हमेशा सुकून के होठों काटते हैं, देखो सुकून के क्यूट लिप्स सूज गए हैं। सुकून ने अपने होठों को बाहर निकालकर उनको दिखाए। आप? वही अरमान ने घूर कर सुकून को देखा। जनार्दन जी ने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम नालायक लड़के, सुधर जाओ, मेरी पोती को तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। अरमान ने जनार्दन जी की तरफ देखकर कहा, वह मेरी है, और उसके लिप्स, उसके चीक्स, उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है। मैं जहां मर्जी वहां किस करूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। अरमान की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया और जनार्दन जी अरमान को घूरने लगे। वही सुकून बनाकर अरमान को घूरने लगी। अरमान की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। वही कार्तिक बुरी तरह से अरमान को घूरने लगा। इस वक्त अंश, वंश और रोहन तीनों लंदन में पढ़ाई के लिए गए हुए थे, इस वजह से घर पर सिर्फ कार्तिक मौजूद था। कार्तिक की पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए कार्तिक आप बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। कार्तिक के घुरने से अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही जनार्दन जी तो अरमान को इस तरह से देख रहे थे जैसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे। वही अरमान ने जनार्दन जी की नजरें खुद पर महसूस करके बिना उनकी तरफ देखे कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, इस तरह से नजर मत लगाए मुझे।
वही अरमान की बात सुनकर सुकून छोटी छोटी आंखें करके अपने दादू को घूरने लगी। उसके हिसाब से तो पहले ही उसके मिस्टर हैंडसम काफी हैंडसम थे, जिस वजह से लड़कियां तो उन पर मरती थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर जनार्दन जी को घूरते हुए कहा, दादू आप हमारे मिस्टर हैंडसम को इस तरह से मत देखो, वह सिर्फ हमारे हैं, हम आपको उन्हें नहीं देंगे। सुकून की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं जनार्दन जी हैरानी से अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे, जो उन्हें क्या समझ रही थी यह उसे खुद नहीं पता था। वही अरमान के चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। पर कार्तिक से हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वह हंसने लगा। उसे हंसता दे सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, भाई आप क्यों हंस रहे हो? कार्तिक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं प्रिंसेस, बस एक जोक याद आ गया था। सुकून ने मासूमियत से कहा, आप अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो, हमें भी बताओ ना। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, एंजल पहले आप अपना डिनर कंप्लीट करो। सुकून ने अरमान की बात सुनकर उसे मुंह बनाकर घूरा और चुपचाप अपना डिनर करने लगी। कुछ देर बाद सब लोग डिनर करके ऊपर अपने अपने कमरे में चले गए। अरमान ने सुकून को पकड़ा और उसे बेड पर लिटाकर उसे गले लगाकर सो गया। अरमान ने इस बार सुकून को परेशान नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही काफी थकी हुई थी। सुकून भी अरमान को गले लगाकर चुपचाप सो गई। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ मैंशन में इस वक्त डिनर होने के बाद आरजू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह कमरे में चक्कर काट रही थी। उसने मुंह बनाकर कहा, एक तो आहिल भाई दिव्या को छोड़ नहीं रहे, अनन्या दी लंदन में जाकर बस चुकी है और यह सुकून महारानी कपूर में चली गई। अब मैं क्या करूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तभी उसने साइड में पड़ी हुई अपनी जीप की चाबी उठाए। आरजू को जीप का काफी शौक था, उसके पास महिंद्रा थार भी थी। उसने महिंद्रा थार की ही चाबी उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आरजू राठौड़ तुम्हें अपने गार्ड्स को मिसगाइड करके यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वह घर से बाहर निकली और गार्डन की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसे गार्डन में जाता देख एक सबोर्डिनेट ने कहा, आरजू मैडम इस वक्त आप कहाँ जा रही हो? आरजू ने गुस्से से घूरते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या? उस बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाया और वापस अपने काम पर लग गया। आरजू मुस्कुराते हुए गार्डन में टहलने लगी और उसने नजर इधर उधर घुमाकर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। आरजू ने टेबल पर टेबल लगाकर वॉल कंपाउंड की दीवार पर से छलांग लगा दी। इस वक्त वह राठौड़ मैंशन से बाहर निकल चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरजू राठौड़ कुछ भी कर सकती है। इतना कहकर उसने अपने एक आदमी जो कि घर के अंदर ही का नौकर था उसे फोन करके कहा, जल्दी से मेरी गाड़ी लेकर बाहर निकलो। कुछ देर बाद वह बॉडीगार्ड जो कि आरजू का पर्सनल बॉडीगार्ड था, वो डरते हुए गाड़ी बाहर लेकर आया। आरजू सीधा जाकर अपनी महिंद्रा थार में बैठ गई। बॉडीगार्ड ने कहा, आरजू मैडम मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आरजू ने एटीट्यूड से कहा, तुम्हें क्या लगता है आरजू राठौर को कोई कुछ कर सकता है? उस बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाकर कहा, मैडम पर मेरा फर्ज है हमेशा आपके साथ रहना, अगर आपको एक खरोच भी आई तो कार्तिक सर, अरमान सर मेरी जान ले लेंगे। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी, क्योंकि इस तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने। आखिर में उसने आरजू के सामने हार मान ली। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाओ, पर अगर एक बॉडीगार्ड के हैसियत से आना चाहते हो तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर किसी दोस्त की हैसियत से आना चाहते हो तो आ सकते हो। बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया, क्योंकि यह बॉडीगार्ड कोई और नहीं आरजू की क्लास में पढ़ने वाला रमन था। रमन काफी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था, पर उसकी विल पावर और उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग काफी अच्छी हुई थी, जिस वजह से कार्तिक ने उसे आरजू का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया था। कुछ देर बाद वह लोग मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करते हुए गाड़ी उड़ा रहे थे। असल में गाड़ी आरजू उड़ा रही थी, वही रमन पीछे बैठा बैठा डर के मारे सीट पर सिकुड़कर बैठा हुआ था।
क्योंकि इस वक्त आरजू किसी बेवड़ी की तरह गाड़ी उड़ा रही थी। गाड़ी की स्पीड 200 से ज्यादा थी और इस वक्त मुंबई के सुनसान सड़कों पर गाड़ी हवा से बातें करते हुए उड़ रही थी। रमन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आरजू मैडम, गाड़ी की स्पीड कम कीजिए, कुछ भी हो सकता है। आरजू ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाने के लिए आधी रात को घर से बाहर निकलूंगी? मुझे गाड़ी चलानी नहीं बल्कि उड़ानी है। इतना कहकर उसने गाड़ी और फिर से भगाने शुरू कर दिया। बेचारे रमन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बहुत जल्दी मैं तेरे पास आने वाला हूँ। इतना कहकर उसने कसके अपनी आंखें बंद कर दी। वहीं उसकी आवाज आरजू के कानों में भी पड़ी, इसलिए वह जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक सड़क किनारे बने ठेले पर आकर रुकी। रमन की आंखें बंद थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि गाड़ी कहाँ पर आकर रखी है। वही आरजू एटीट्यूड से गाड़ी से बाहर निकली। उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ मिस्टर, बाहर निकलो। रमन, जो कि डर के मारे आंखें बंद करके बैठा हुआ था, जैसे ही उसके कानों में आरजू की आवाज पड़ी उसने अपनी आंखें खोली। तभी उसे यह एहसास हुआ कि गाड़ी एक जगह पर आकर रुक चुकी है। उसने नजरें घुमाकर देखा तो वह इस वक्त किसी अनजान जगह पर थे और वहां पर आसपास 2 से 3 ठेले लगे हुए थे। ठेलों के आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। रमन भी गाड़ी से बाहर निकला। उसने गाड़ी से बाहर निकलते ही चैन की सांस ली। वहीं उसकी हालत देखकर आरजू फिर से पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बॉडीगार्ड होकर मुझसे ज्यादा डरपोक हो। तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे? मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। रमन ने डरते हुए कहा, मैडम, चाहे तो आप मुझे 100 गुंडों से लड़वा लीजिए, पर इस तरह से मेरी हालत खराब मत कीजिए। इतनी स्पीड से गाड़ी कौन चलाता है? रमन की बात सुनकर आरजू ने हंसते हुए कहा, आरजू राठौड़। आरजू हंसते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, खास करके उसके होठों के नीचे का काला तिल। एक पल के लिए रमन उसे देखता ही रह गया। अगले ही पल उसके सामने कार्तिक का डरावना चेहरा आ गया और उसने अपनी नजरें फेर ली। वही आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो गोलगप्पे खाते हैं। रमन ने हैरानी से कहा, क्या आप यहाँ के गोलगप्पे खाएंगी? आरजू ने रमन को घूरते हुए कहा, हम कहाँ पर खड़े हैं? सड़क पर? ना तो यहाँ के ही गोलगप्पे खाएंगे और कहीं तुम्हें नजर आ रहे हैं? रमन ने हैरानी से कहा, मुझे लगा नहीं था कि इतने हाई क्लास सोसाइटी के लोग भी इस तरह का खाना खाते होंगे। आरजू ने रमन को घूरते हुए कहा, क्यों, हम इंसान नहीं है? और रही बात खाने की, तो 5 स्टार होटल से 1000 गुना ज्यादा टेस्टी खाना ठेले पर मिलता है। पर पता नहीं लोग क्यों पैसा बर्बाद करने के लिए 5 स्टार होटल में जाते हैं। आरजू की बात सुनकर रमन ने फिगी मुस्कुराहट के साथ कहा, अमीरों को पैसे उड़ाना पसंद होता है, इसलिए वह 5 स्टार होटल में जाते हैं, और गरीबों की मजबूरी होती है कि वह ठेले पर खाना खाते हैं। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, पर ना मेरी मजबूरी है और ना मुझे पैसे बर्बाद करने का शौक है। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ठेले पर खाना खाने आई हूँ। अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, अपना यह भाषण बंद करो। आरजू की बात सुनकर रमन चुप हो गया। कुछ देर बाद आरजू 5वां गोलगप्पे का प्लेट खा रही थी और रमन उसे हैरानी से देख रहा था। रमन की आंखें हल्की लाल थी, जिसे पता चल रहा था कि उसने काफी तीखी चीज खाई है। वही आरजू ने गोलगप्पा अपने मुंह में भरते हुए कहा, भैया थोड़ा तीखा बनाई है ना? गोलगप्पे वाले भैया ने हंसते हुए कहा, मैडम, आप कितना तीखा खाएंगे? पहले से ही हमने काफी ज्यादा मिर्च डाल दी है। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तीखी चीज ना खाए गोलगप्पे खाने का एहसास ही नहीं होता। वही रमन हैरानी से आरजू को देख रहा था, क्योंकि उसमें एक गोलगप्पा खाते ही रमन की हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसने दूसरा खाने से मना ही कर दिया था और आरजू लगातार खाती ही जा रही। पूरे गोलगप्पे खाने के बाद आरजू का तीखा खाने की वजह से चेहरा लाल हो गया था और वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रमन की नजरें ना चाहते हुए भी आरजू के खूबसूरत चेहरे पर अटक रही थी।
आरजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से 500 की 2 नोट निकाली और गोलगप्पे वाले भैया को देते हुए कहा, ये लीजिए भैया, आपके गोलगप्पे काफी टेस्टी थे, पर अगली बार से और ज्यादा तीखे बनाना। गोलगप्पे वाले भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आपके लिए अगली बार से इससे भी ज्यादा तीखे बनाएंगे। आरजू और रमन वहां से निकल गए। कुछ दूरी पर आकर आरजू ने अपनी गाड़ी रोक दी और वह गाड़ी से बाहर निकालकर मुंबई की खुली हवा को महसूस करने लगे। रमन भी बाहर निकला, वह गाड़ी से टेक लगाकर आरजू को देख रहा था। कार्तिक ने रमन को 1 महीने पहले ही आरजू की प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था, इसलिए रमन ज्यादा बातें आरजू के बारे में नहीं जानता था। उसने मन ही मन का यकीन नहीं होता कितने बड़े परिवार की बेटी भी इस तरह की हरकतें कर सकती है, बिल्कुल हम मिडिल क्लास की तरह। रमन को आरजू का मस्तमौला अंदाज काफी पसंद आया था, जिसे वह ना चाहते हुए भी आरजू की तरफ खुद को आकर्षित होने से रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त वो लोग एक सुनसान इलाके में खड़े थे, तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। रमन ने उस तरफ देखा तो वहां से 4-5 शराबी हाथ में शराब की बोतल लेकर झूलते हुए आ रहे थे। ये देखकर रमन ने आरजू की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी बाहें खोलकर खुली हवा को महसूस कर रही थी। रमन ने आरजू की तरफ देखकर कहा, मैडम चलिए यहाँ से, वह शराबी लोग इधर ही आ रहे हैं। आरजू ने रमन की तरफ देखकर कहा, तो उनसे हमें क्या मतलब, उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। रमन ने कहा, मैडम ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की गंदी नजर आप पर पड़े। आरजू ने एटीट्यूड से कहा, मुझे देख के तो दिखाए, मैं बता दूंगी कि आरजू राठौड़ क्या चीज है, और मुझ पर नजर डालने वाला आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ सिवाय मेरे कार्तिक के। आरजू की बात सुनकर रमन को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसने कार्तिक का नाम लिया था। उसे बुरा क्यों लगा ये बात रमन खुद भी नहीं समझ पा रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैडम प्लीज चलिए, अगर कार्तिक सर और अरमान सर को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आरजू ने एटीट्यूड से कहा, तुम चिंता मत करो, काफी दिनों से मेरे हाथ की खुजली निकली नहीं है, लगता है आज किसी पर तो इन्हें साफ होना ही होगा। अब तक वह शराबी भी रमन और आरजू के पास पहुंच चुके थे। आरजू को देखकर उनमें से एक शराबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई देख क्या माल है। दूसरे आदमी ने भी आरजू को देखकर लार टपकाते हुए कहा, सच में भाई क्या रसीला माल है, इसे तो कच्चा खाने का दिल कर रहा है। उन लोगों की घटिया बात सुनकर रमन को गुस्सा आ गया और वह आगे बढ़ने को हुआ कि आरजू ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे रुको रुको, मुझे इनसे थोड़ी तारीफ है तो सुन लेने दो, काफी दिनों से किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। आरजू की बात सुनकर तीसरे शराबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम कर देते हैं ना मेरी जान। चौथे शराबी ने कहा, वैसे क्या खाती हो, खाने में तुम्हें देखकर हमें तुम्हें खाने का दिल कर रहा है। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों को मैं इतनी खूबसूरत लगी। आरजू की बात सुनकर उन्होंने अपनी आंखों में हवस लेकर आरजू को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, बस एक बार हमारे साथ चलो, फिर तुम्हें बताते हैं कि तुम हमें कैसी लगी। उन लोगों की गंदी नजर देखकर रमन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पर आरजू ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था, इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। आरजू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उन चारों के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, वैसे तुम लोगों की तारीफ सुनकर मेरा दिल कितना खुश हुआ है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी एक शराबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तारीख से ही इतनी खुश हो गई मेरी जान, एक बार हमारे साथ चलो तो तुम्हें खुश कर देंगे। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे तुम लोग काफी पसंद आ गए, अब मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। आरजू की बात सुनकर एक शराबी ने हंसते हुए, भाई लगता है रसिया गुंडों में फंस गई। शराबी की बात सुनकर आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई ये तो तुमने गलत कहा, सही बात मैं तुम्हें बताती हूँ, रसिया नहीं रसीला गुंडी के जाल में फंस गया।
इससे पहले कि वह लोग कुछ समझ पाते आरजू ने दो शराबियों के हाथ पकड़े और झट से ट्विस्ट कर दिया। इसी के साथ वह दोनों चीखने लगे, चिल्लाने लगे क्योंकि दोनों के हाथ टूट गए थे। वही इस नाजुक सी लड़की को अपने दो साथियों का इस तरह से हाथ तोड़ता देख बाकी दोनों भड़क गए। वह आरजू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़े, उससे पहले आरजू ने कस के दो मुक्के दोनों के पेट में जड़ दिए। दोनों लोग जमीन पर धड़ाम से गिर गए और दर्द से कराने लगे। वही आरजू को देखकर रमन तो हैरान हो गया। उसने मन ही मन कहा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लड़की है। वह चारों जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। उन्हें किसी चीज का मौका दिए बगैर आरजू ने एक आदमी की गर्दन पकड़ी और जमीन पर धड़ाम से पटक दी। इसी के साथ उसके सर से खून निकलने लगा। बाकी तीनों इस दुबली पतली नाजुक से दिखने वाली लड़की का ये शैतानी अवतार देखकर डर गए। इससे पहले कि वह कहीं भागते आरजू ने कसके एक शराबी के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी। उसकी चीख सुनसान इलाके में गूंज गई। बाकी दोनों तो डरते हुए पीछे सरकने की कोशिश कर रहे थे, पर आरजू ने उसके पहले ही दोनों का एक एक पैर पकड़ा और इस तरह से खींचा कि उन्हें इतना दर्द हुआ कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को पता है मुझे कितने दिनों से किसी को पिटाई करने का मौका नहीं मिला, पर आज तुम चारों ने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। अब मैं तुम चारों की ऐसी हालत करूंगी कि आगे से किसी लड़की को छेड़ने से पहले 1000 बार सोचोगे। इतना कहकर आरजू ने धड़ाधड़ चारों की इस तरह से पिटाई की कि उन चारों की हालत लगभग मरने जैसी हो गई। आखिर में रमन ने आरजू को कमर से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे मैडम बस करिए वरना ये लोग यहीं पर दम तोड़ देंगे। आरजू ने गुस्से से उन चारों की तरफ देखा जो कि अब लगभग बेहोश हो चुके थे और गुस्से से कहा, इन कमीनों की ऐसी ही हालत होनी चाहिए। लड़की देखी नहीं कि इन लोगों के मुंह से लार टपकने लग जाती है। वहीं रमन को आरजू से कमर से पकड़कर खींचने की वजह से अलग ही एहसास हो रहा था, पर वह जाहिर नहीं होने दे रहा था। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।